हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं गहड़वाल वंश का इतिहास। मैं आपको बता दूं गहड़वाल वंश को राठौर वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर मैं राठौर वंश या फिर गहड़वाल वंश एक ही बात है, उनका इतिहास आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गहड़वाल वंश का जो इतिहास है वो थोड़ा विवादित है, क्योंकि आपने एक नाम सुना होगा राजा जयचंद का। कुछ लोग उन्हें गद्दार या तरह तरह के नामों से उन्हें नवाजते हैं, लेकिन आज मैं विशेष तौर पे राजा जयचंद की ही बात करूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आप अपनी कमेंट में प्रतिक्रिया दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं गहड़वाल वंश का इतिहास। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ तो वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह है सूचना, तो इसे आप जरूर पढ़ें। गहड़वाल वंश का परिचय। तो सबसे पहले बात करते हैं गहड़वाल वंश के परिचय की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि परिचय के बारे में ज्यादातर इतिहासकारों ने कुछ लिखा नहीं है गहड़वाल वंश के बारे में। गहड़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव के द्वारा प्रतिहार वंश के अंतिम राजा यशपाल की हत्या करके की गई थी। चंद्रदेव के बाद महीचंद्र और यशोविग्रह राजा हुए, परंतु ये स्वतंत्र राजा नहीं थे और गहड़वाल वंश की पहली राजधानी उत्तर प्रदेश के काशी में थी, जिसके कारण उन्हें काशी नरेश के नाम से भी जाना जाता है। गहड़वाल वंश की दूसरी राजधानी कन्नौज में थी और गहड़वाल वंश को राठौर वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो अब यहां पे हो जाए थोड़ी सी चर्चा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चंद्रदेव थे, इन्होंने ही गहड़वाल वंश की स्थापना की थी, लेकिन ये स्वतंत्र राजा नहीं थे। चंद्रदेव के बाद महीचंद्र राजा हुए और महीचंद्र के बाद यशोविग्रह राजा हुए, लेकिन ये शुरुआत के तीनों राजा स्वतंत्र नहीं थे। ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये तीनों राजा स्वतंत्र राजा नहीं थे, ये सामंत राजा थे। और इनकी जो पहली राजधानी थी वो काशी में थी, और काशी को आधुनिक वाराणसी के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसीलिए काशी नरेश के नाम से भी जाना जाता है किनको, सभी गहड़वाल वंश के राजाओं को। दूसरी राजधानी इनकी कन्नौज में थी, और कन्नौज भी उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन उस समय कन्नौज को कान्य कुब्ज के नाम से जाना जाता था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा अतिरिक्त जानकारी देना चाहूंगा। जब आप गहड़वाल वंश का इतिहास थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे तो आपको वहां पे कुछ हटके इतिहास मिलेगा। जैसे चंद्रदेव ने स्थापना की, लेकिन चंद्रदेव का नाम इतिहासकारों ने नहीं लिखा हुआ है। महीचंद्र का नाम नहीं लिखा हुआ है, ना तो यशोविग्रह का नाम लिखा हुआ है। अब यहाँ पे नंबर दूसरे एक चंद्रदेव आते हैं, जिनका शासनकाल 1080 से 1103 ईस्वी के मध्य में माना जाता है, जो एक स्वतंत्र राजा थे गहड़वाल वंश के। इतिहासकारों ने क्या किया है कि उनको ही गहड़वाल वंश का पहला राजा माना है, और संस्थापक भी उन्हीं को उन्होंने बताया है। तो फिर एक सवाल पैदा हो जाता है। अगर आपने मेरा प्रतिहार वंश वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 1036 ईस्वी में प्रतिहार वंश के अंतिम राजा यशपाल की हत्या की थी किसने, चंद्रदेव ने, और गहड़वाल वंश की स्थापना की थी। मैं मान लेता हूं कि ये राजा नहीं थे, ना तो चंद्रदेव थे, ना महीचंद्र थे, और ना यशोविग्रह थे। सीधे मैं चंद्रदेव द्वितीय के बारे में बात करता हूं, जिनका शासनकाल 1080 से 1103 ईस्वी के मध्य में था। तो फिर कन्नौज पर 1080 से पहले यानी 1036 और 1080 के बीच में किसने राज किया, ये एक सवाल पैदा हो जाता है। इस पर इतिहासकारों ने कुछ नहीं लिखा हुआ है। देखिए 1036 से 1080 के मध्य में इन तीनों राजाओं ने शासन किया था, चंद्रदेव ने, महीचंद्र ने और यशोविग्रह ने। इसकी जानकारी कब मिलती है, जब आप गहड़वाल वंश का इतिहास बहुत गहराई से पढ़ें, तब इसकी जानकारी मिलती है। और आजकल लोग इतिहास गहराई से नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ उतना ही इतिहास पढ़ना है जितना परीक्षा के लिए उपयोगी हो, बस उतना ही पढ़ना है उन्हें। इसीलिए ज्यादातर इतिहासकार इन तीनों राजाओं के नाम नहीं लिखते हैं।
तो यहां पर आपको कितना याद रखना है, ये जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है बस इतना ही आपको याद रखना है। गढ़वाल वंश के ऐतिहासिक स्रोत। तो अब ऐतिहासिक स्रोतों पर बात करते हैं। इसका मतलब है कि गढ़वाल वंश का जो इतिहास है उसकी जानकारी हमें कैसे होती है, कौन कौन से माध्यम है जो हमें गढ़वाल वंश की जानकारी प्रदान करते हैं। तो उनमें से सबसे पहला जो माध्यम है वो है अभिलेख, यानी कि जो गढ़वाल वंश के राजा हैं उनके अभिलेख हैं जिनके माध्यम से हम गढ़वाल वंश के राजाओं के बारे में जान सकते हैं। गोविंद चंद का देवरिया तथा सहेत महेत जैतवन बिहार लेख। देखिए यहां पर गोविंद चंद्र गढ़वाल वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे और उनका एक देवरिया लेख है। देवरिया उत्तर प्रदेश में है, तो वहां पर उनका एक लेख प्राप्त हुआ था। तो उस लेख में भी गोविंद चंद्र के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा जो लेख प्राप्त हुआ था गोविंद चंद्र का सहेत महेत। देखिए सहेत महेत का पूर्व नाम यानी कि पुराना नाम श्रावस्ती था। श्रावस्ती का एक जैतवन बिहार, आपको बहुत अच्छे से याद होगा अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, क्योंकि जब महात्मा बुद्ध के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था तो जैतवन बिहार का उल्लेख, उस श्रावस्ती का उल्लेख मैंने कई बार वहां पे किया है। तो ये वही जगह है, लेकिन इसका आधुनिक नाम सहेत महेत है। श्रावस्ती इसका पूर्व नाम था। तो वहां से एक लेख प्राप्त हुआ है जो कि गोविंद चंद्र का है और ये लेख 1186 ईस्वी का है। लेकिन उस समय कैलेंडर दूसरा चलता था, आज दूसरा चलता है। तो सहेत महेत लेख में भी बहुत अच्छी जानकारी मिलती है गोविंद चंद्र के बारे में, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। कुमार देवी का सारनाथ लेख। सारनाथ उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है और वहां पे एक लेख प्राप्त हुआ था जो कि कुमार देवी का था और कुमार देवी गोविंद चंद्र की रानी थी। तो इन्होंने यहाँ पे एक बिहार का निर्माण करवाया था, यानी कि एक बौद्ध बिहार का निर्माण करवाया था कुमार देवी ने। तो उस बिहार के बारे में जानकारी लिखी है और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी इसमें बताई गई है। इसकी चर्चा मैं आगे इस वीडियो में करूंगा। चंद्रदेव द्वितीय का काशी तथा कन्नौज लेख। मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि जो चंद्रदेव पहले राजा हुए उनका नहीं, जिनका शासनकाल 1080 से 1103 ईस्वी के मध्य में था, उनका एक लेख काशी से प्राप्त हुआ था और दूसरा हुआ था कन्नौज से। तो इनके लेखों में भी गढ़वाल वंश के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हरिचंद्र का जौनपुर लेख। हरिचंद्र कौन थे? हरिचंद्र जयचंद्र के पुत्र थे। तो इनका एक लेख मिलता है जौनपुर से। जौनपुर उत्तर प्रदेश में है। तो जौनपुर से जो लेख प्राप्त होता है वो 1198 ईस्वी का होता है। तो हरिचंद्र जो राजा थे वो 1198 ईस्वी में राजा रहे होंगे, तो तभी उन्होंने एक लेख लिखवाया था। तो इस लेख से भी गढ़वाल वंश के बारे में जानकारी प्रदान होती है हमें। तो यहाँ पर जितना ये मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है बस आपको इतना याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं साहित्य की। देखिए अभिलेखों में तो जो जानकारी मिलती है वो मिलती है, अब साहित्य में भी कुछ जो इनका इतिहास है गढ़वाल वंश का वो प्राप्त होता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से जो ग्रंथ हैं वो हमें गढ़वाल वंश के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। मेरुतुंग का चिंतामणि ग्रंथ। तो चिंतामणि ग्रंथ में भी गढ़वाल वंश का इतिहास मिलता है। लक्ष्मीधर का कृतकल्पत्रु ग्रंथ। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि कृतकल्पत्रु ग्रंथ जो कि लक्ष्मीधर का है। अब ये लक्ष्मीधर कौन थे? लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र के मंत्री थे। तो उन्हीं के द्वारा संस्कृत में ग्रंथ लिखा गया था कृतकल्पत्रु। तो इसमें भी गढ़वाल वंश का इतिहास मिलता है। हसन निजाम के लेख। अब हसन निजाम कौन थे इनके बारे में मैं आपको समझा देता हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि चंदाबर का युद्ध जो मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य में हुआ था 1194 में, तो उसकी जानकारी कौन देता है? एक कॉमन सा सवाल है ये। तो आपका ये दिमाग है ना बिल्कुल शांत हो जाएगा और एक तरफ जाएगा, कहां प्राप्त होती है? पृथ्वीराज रासो में, यहां आपका दिमाग जाएगा। लेकिन भाई पृथ्वीराज रासो की कहानी तो 1192 में ही खत्म हो जाती है, क्योंकि तराइन के युद्ध में ही, तराइन का युद्ध होने के बाद ही वो कहानी खत्म हो जाती है। ये तो 1194 की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन 1194 में जो युद्ध हुआ जिसे चंदावर का युद्ध के नाम से जाना जाता है, इसकी जानकारी कहां से हमें प्राप्त होती है? तो उसकी जानकारी हमें निजाम के लेख से ही प्राप्त होती है। जो हसन निजाम थे उनके लेखों से प्राप्त होती है।
तो इनके लेखों में गहलवाल वंश की जो जानकारी दी गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए मैंने इनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। देखिए, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में भी गहलवाल वंश की बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, लेकिन इसमें जो जानकारी दी गई है वो कुछ अफवाहों पर आधारित भी है। जैसे गोविंद चंद्र के बारे में जो जानकारी दी गई है वो ठीक ठाक दी गई है, उनकी विजयों का जो उल्लेख किया गया है वो काफी हद तक सही है। लेकिन जयचंद्र के बारे में इसमें जो जानकारी दी गई है वो केवल दुश्मनी और बदले की भावना की वजह से वो उनके बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। इसकी चर्चा मैं आगे इस वीडियो में करूंगा। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको ये जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको याद रखना है, और पृथ्वीराज रासो को भी आप याद रखें, क्योंकि इसमें भी कुछ हद तक जानकारी जो मिलती है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है, तो इसको भी आप याद रखें। तो अब पढ़ते हैं चंद्रदेव द्वितीय के बारे में। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इतिहासकारों ने इनको ही संस्थापक लिखा हुआ है और इनको ही पहला राजा लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप गहराई से गहलवाल वंश का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनसे पहले भी गहलवाल वंश में राजा रहे हैं, लेकिन वो स्वतंत्र राजा नहीं थे, इसलिए इतिहासकारों ने उनके नाम ही नहीं लिखे हुए हैं। तो चलिए इनके बारे में मैं आपको पढ़ाता हूं। चंद्रदेव द्वितीय राजा महीचंद्र के पुत्र थे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये महीचंद्र के पुत्र थे। कुछ इतिहासकारों ने इनको सिर्फ चंद्रदेव लिखा है, यहाँ पर चंद्रदेव द्वितीय नहीं लिखा है, लेकिन कुछ ही इतिहासकारों ने इनको चंद्रदेव द्वितीय लिखा हुआ है, तो मैंने भी यहाँ पर द्वितीय लिखा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सिर्फ चंद्रदेव नाम ही याद रख सकते हैं। चंद्रदेव द्वितीय का शासनकाल 1080 से 1103 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इनका जो शासनकाल माना जाता है 1080 से 1103 ईस्वी के मध्य में इनका शासनकाल माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ इतिहासकार 1085, कुछ इतिहासकार 1090 लिखते हैं, और कुछ इतिहासकार 1100 लिखते हैं, कुछ इतिहासकार 1103 लिखते हैं, तो कुछ इतिहासकार 1105 लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर शासनकाल की बात करें तो कोई भी इतिहासकार स्थिर नहीं है, अलग अलग लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये संभवतः शासनकाल है, निश्चित शासनकाल नहीं है, तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है। चंद्रदेव द्वितीय को गहलवाल वंश का पहला स्वतंत्र राजा माना जाता है। देखिए, आप इनको यहाँ पर द्वितीय ना करके या सिर्फ चंद्रदेव नाम इनको याद कर सकते हैं। ये पहले राजा थे स्वतंत्र, और जो पहले जो थे जिन्होंने स्थापना की थी वो सामंत थे, वो स्वतंत्र राजा नहीं थे। आप इस तरह से इनको याद रख सकते हैं। अब कुछ इतिहासकारों ने इनको ही संस्थापक लिखा है और इनको ही पहला राजा लिख दिया है। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र राजा थे, इसीलिए। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। चंद्रदेव द्वितीय के बारे में जो जानकारी है वो कन्नौज लेख से प्राप्त होती है। ये आपको याद रखना है कि कन्नौज लेख से चंद्रदेव द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो जितना मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, बस आपको इतना ही याद रखना है चंद्रदेव के बारे में। चंद्रदेव द्वितीय के द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए कन्नौज लेख के अनुसार उन्होंने अयोध्या और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि कन्नौज लेख के अनुसार ऐसा लिखा है कन्नौज लेख में कि अयोध्या और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। किसने? चंद्रदेव ने। चंद्रदेव ने परम भट्टारा, महाराजाधिराज और परमेश्वर जैसी प्रख्यात उपाधियां धारण की थी। इन उपाधियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद्रदेव एक स्वतंत्र राजा थे, क्योंकि ये उपाधियां केवल स्वतंत्र राजाओं के द्वारा ही धारण की जाती थीं। चंद्रदेव के बाद मदन चंद्र राजा बने, जिन्होंने 1103 से 1114 ईस्वी के मध्य में शासन किया, परंतु इनके शासनकाल में कोई विशेष घटना नहीं हुई। तो आपको यहाँ पे जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बस इतना ही याद रखना है। तो ये जानकारी थी चंद्रदेव के बारे में। अब पढ़ते हैं गोविंद चंद्र के बारे में। गोविंद चंद्र को गहलवाल वंश का सबसे शक्तिशाली तथा महान राजा माना जाता है। गोविंद चंद्र मदन चंद्र के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे। गोविंद चंद्र का शासनकाल 1114 से 1155 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। कुछ इतिहासकार
जो हैं इनका शासनकाल 1114 से 1154 ईस्वी के मध्य में भी लिखते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, मैंने पहले ही बता दिया है। गोविंद चंद्र को गहड़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली तथा महान राजा माना जाता है। गोविंद चंद्र के लेखों में उन्हें विविध विधा विचार वाचस्पति कहा गया है। इसका मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार की विधाओं का ज्ञानी राजा। तो ये यहाँ पे याद रखना होगा आपको, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये किसको कहा गया है? ये गोविंद चंद्र को कहा गया है। गोविंद चंद्र महान राजा तो थे ही गहड़वाल वंश के, साथ ही बहुत ही विद्वान राजा भी थे। तो यहाँ पर जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। गोविंद चंद्र का विवाह चिक्कोर वंशीय राजा देवर रक्षित की पुत्री कुमार देवी से हुआ था। आपको यहाँ पे याद रखना है कि गोविंद चंद्र का जो विवाह हुआ था वो चिक्कोर वंशीय राजा थे जिनका नाम था देवर रक्षित, उनकी बेटी थी कुमार देवी। तो उन्हीं से गोविंद चंद्र का विवाह हुआ था। उत्तर प्रदेश के सारनाथ से कुमार देवी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने बौद्ध विहार बनवाने तथा सम्राट अशोक को अपना आदर्श मानने और उनके जैसे शासन स्थापित करने की बात कही है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के सारनाथ से कुमार देवी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ था। तो उस अभिलेख में ऐसा लिखा हुआ है कि उन्होंने एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था और वो सम्राट अशोक को अपना आदर्श मानती थी। दूसरा कि उनके जैसा शासन स्थापित करने की भी बात कहाँ कही गई है? सारनाथ लेख में कही गई है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर के द्वारा एक कृत कल्पत्रु नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की गई थी जिसमें गोविंद चंद्र के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इसके बारे में मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं। लक्ष्मीधर जो थे वो गोविंद चंद्र के मंत्री थे और लक्ष्मीधर के द्वारा ही कृत कल्पत्रु नामक ग्रंथ की रचना की गई थी संस्कृत में। तो ये आपको याद रखना है। तो जितना मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है बस आपको इतना ही याद रखना है। गोविंद चंद्र का एक लेख उत्तर प्रदेश के सहेत महेत के जैतवन बिहार से प्राप्त हुआ था जो 1186 आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जारी किया गया था। और इस लेख में गोविंद चंद्र के द्वारा जैत वन के बौद्ध संघ को गुरु मानते हुए 6 गांव दान में देने का उल्लेख किया गया है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, राजा गोविंद चंद्र का एक लेख उत्तर प्रदेश के सहेत महेत आधुनिक नाम है, लेकिन अगर पूर्व नाम देखें तो इसी का नाम था श्रावस्ती। श्रावस्ती के बारे में देखो सभी जानते हैं, जब मैंने आपको महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ाया था तो श्रावस्ती में एक प्रसिद्ध जैतवन विहार था। तो जैतवन विहार से एक लेख प्राप्त हुआ है जो कि 1186 आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जारी किया गया था। और किसके द्वारा जारी किया गया था? राजा गोविंद चंद्र के द्वारा जारी किया गया था। लेकिन ये 1186 आषाढ़ पूर्णिमा लिखा हुआ है, इस दिन गुरु पूर्णिमा का ये दिन था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। लेकिन ये कैलेंडर उस समय का अलग था और आज का अलग है, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि अगर उनका आप शासनकाल देखेंगे, क्योंकि कुछ लोग शासनकाल पे मैच करने लगते हैं कि गोविंद चंद्र का जो शासनकाल था वो तो 1114 से 1155 ईस्वी के मध्य में था, तो यहाँ तो 1186 लिखा हुआ है, लेकिन उस समय का कैलेंडर अलग है, आज का अलग। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो डेट लिखी है वो अलग है। ठीक है, आज के कैलेंडर से मैच नहीं कर सकते इसको। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 1186 आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जारी किया गया था। लेकिन इस लेख में एक जो बात लिखी है वो बहुत अचंभित करने वाली बात है। इसमें लिखा हुआ है कि जैत वन की जो बौद्ध संघ था, बौद्ध भिक्षुओं का एक संघ था, तो उसको गुरु मानते हुए गोविंद चंद्र ने 6 गांव दान में दिए थे, किसको? जैतवन बिहार को। इसमें लिखा हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। गोविंद चंद्र का ये लेख बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तमिलनाडु के गंगीकोड चोलपुरम से गोविंद चंद्र का एक लेख प्राप्त हुआ था जिसमें उनकी वंशावली के बारे में बताया गया है। मैंने आपको शुरुआत में एक नाम लिया था चंद्रदेव का, इसके बाद महीचंद्र, इसके बाद यशोविग्रह। ये नाम कहाँ मिलते हैं? ये नाम इसी लेख में मिलते हैं जो कि गंगीकोड चोलपुरम से जो प्राप्त हुआ था गोविंद चंद्र का। ज्यादातर इतिहासकारों ने इसको लिखा ही नहीं है
और सीधा का सीधा राजा किसको बता दिया है, गोविंद चंद्र जो दूसरे राजा हुए, जो कि स्वतंत्र राजा थे, उनको संस्थापक भी लिख दिया है गहड़वाल वंश का, और पहला राजा भी लिख दिया है। तो ये आपको यहां पे याद रखना है। गोविंद चंद्र के शासन काल में दिल्ली के तोमर राजा उनके अधीन थे। आपको यहां पे याद रखना है कि जब गोविंद चंद्र शासन कर रहे थे गहड़वाल वंश में, तो उस समय जो दिल्ली के तोमर राजा थे, यानी कि तोमर वंश के जो राजा थे, वो गहड़वाल वंश के राजा चंद्रदेव के अधीन अपना शासन चलाते थे, यानी कि वो स्वतंत्र राजा नहीं थे। गहड़वाल वंश के संपूर्ण शासनकाल में सबसे बड़ा साम्राज्य गोविंद चंद्र का ही माना जाता है। यहां पर कहने का मतलब है कि गोविंद चंद्र एक ऐसे राजा थे गहड़वाल वंश के जिनका साम्राज्य बहुत विशाल था। गोविंद चंद्र के बाद विजय चंद्र राजा बने, जिन्होंने 1155 से 1169 ईस्वी के मध्य में शासन किया था। तो आपको यहां पे याद रखना है कि गोविंद चंद्र के बाद कौन राजा बना था, विजय चंद्र। विजय चंद्र ने शासन कब किया था, 1155 से 1169 ईस्वी के मध्य में इन्होंने शासन किया था। अब पढ़ते हैं जयचंद्र के बारे में। देखिए, मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि कुछ इतिहासकारों ने इनके लिए अच्छा लिखा है, तो कुछ इतिहासकारों ने इनके लिए बहुत बुरा लिखा हुआ है। तो यहां पर मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग जो तथ्य हैं इनके बारे में उनकी चर्चा करूंगा, जो कि बहुत विवादित हैं। हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है पसंद ना भी आए, लेकिन आपको बताना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में। जयचंद्र विजय चंद्र के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे। जयचंद्र का जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है 1170 से 1194 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। जयचंद्र के शासनकाल की जानकारी मेरुतुंग के चिंतामणि ग्रंथ, हसन निजाम के लेख और चंदर बरदाई के पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में मिलती है। देखिए, यहां पर जयचंद्र के शासनकाल की जो जानकारी है वो मेरुतुंग के चिंतामणि ग्रंथ में मिलती है, हसन निजाम के लेखों में मिलती है और चंदर बरदाई के पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में मिलती है। तो ये आपको यहां पे याद रखना है। जयचंद्र के दीक्षा गुरु प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जगन मित्रानंद थे, जो मित्र योगी के नाम से प्रख्यात थे। आपको यहां पे याद रखना है कि जो जयचंद्र के दीक्षा गुरु थे जिनका नाम था जगन मित्रानंद, लेकिन उस समय जो प्रख्यात इनका नाम था वो मित्र योगी के नाम से ये जाने जाते थे, और ये एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे। ये भी आपको याद रखना है। जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान की शत्रुता का प्रमुख कारण दिल्ली की सत्ता थी, जो उस समय का हर राजा चाहता था कि दिल्ली पर हमारा कब्जा हो। परंतु पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्र बरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में संयोगता हरण की बात कही है, जो बिल्कुल ही निराधार है। मेरुतुंग के चिंतामणि ग्रंथ, हरिचंद्र के जौनपुर लेख और चंदाबर युद्ध का वर्णन करने वाले हसन निजामी के लेखों में जयचंद्र की संयोगता नामक कोई पुत्री का उल्लेख नहीं किया गया है। तो अब यहां पे हो जाए कुछ चर्चा। जैसा कि हम सब जानते हैं, जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान में बड़ी शत्रुता थी, लेकिन इसका क्या कारण था? कुछ लोग मानते हैं कि संयोगता नामक एक पुत्री थी जयचंद्र की, तो उसको कौन उठा ले गए थे? पृथ्वीराज चौहान उठा ले गए थे। ये सिर्फ एक कहानी है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई सबूत भी नहीं है, जो कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में ये लिखी हुई है। लेकिन सिर्फ एक ग्रंथ में अगर किसी को लिखा कुछ मिल जाए, आप उसको सही तो नहीं मान सकते, क्योंकि उसी समय के और भी ग्रंथ हैं, आप उनको पढ़ लो, उनमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। सबसे जो फेमस बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हसन निजामी, जो कि किसी का भी दोस्त नहीं था, ना तो जयचंद्र का दोस्त था, ना तो पृथ्वीराज चौहान का दोस्त था। हसन निजामी के लेखों में अगर पढ़ा जाए तो जयचंद्र की संयोगता नामक कोई पुत्री नहीं थी। हां, हरिचंद्र नाम का पुत्र जरूर था, और उसका उल्लेख हसन निजामी अपने लेखों में करते हैं। चलो, हसन निजामी को भी हटा दिया है, हरिचंद्र का जौनपुर लेख ही पढ़ लो, उसमें भी काफी अच्छी जानकारी मिलती है। और हरिचंद्र कौन थे? जयचंद्र के पुत्र थे। तो इसमें भी संयोगता नामक किसी पुत्री का उल्लेख नहीं किया गया है। चिंतामणि जो ग्रंथ
जिसे मेरुतुंग ने लिखा था, आप इसको पढ़ लो। इसमें भी कहीं जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का नाम नहीं लिखा हुआ है। अब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इसीलिए नहीं लिखा है कि संयोगिता को मतलब इसमें बेइज्जती होगी। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक लोग नहीं लिखता, लेकिन हसन निजामी के लेखों में भी नहीं मिलता है, चिंतामणि ग्रंथ में भी नहीं मिलता है, किसी में भी नहीं मिलता है, तो कहीं तो मिलना चाहिए आखिर। देखिए इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं कह सकता कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में संयोगिता के नाम पे कोई दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी थी वो दिल्ली की सत्ता के नाम पे थी, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह थी जो केंद्र में थी और अच्छी जगह थी। वहां पे हर राजा ये चाहता था कि हमारा यहाँ पे शासन हो, लेकिन उस समय दिल्ली में किसका शासन था? पृथ्वीराज चौहान का शासन था। इसीलिए हर राजा की निगाह दिल्ली पे होती थी और यही मुख्य शत्रुता का कारण है। और ज्यादातर जो इतिहासकार हैं और जो उस समय के लेखक हैं, जैसे कि हसन निजामी ने यही मुख्य कारण बताया है दिल्ली की सत्ता। चिंतामणि जो ग्रंथ थे उसमें भी यही लिखा हुआ है। और उस समय के जो चंदेल राजाओं के अभिलेख या फिर ग्रंथों की बात करें तो इसमें भी यही लिखा हुआ है, दिल्ली की सत्ता ही मुख्य कारण थी दुश्मनी की। अब बात करते हैं 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार का प्रमुख जयचंद्र को माना जाता है, परंतु यह पूरी तरह सत्य नहीं है और कुछ लोग जयचंद्र को गद्दार और देशद्रोही मानते हैं, परंतु ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। अगर आप पृथ्वीराज रासो का अध्ययन करेंगे तो आपको उसमें प्रताप सिंह जैन, धर्मायन कायस्थ, माधव भट्ट और नित्यानंद खत्री का नाम लिखा मिलेगा, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान का पूरा भेद बताया था। तो चलिए अब यहां पर करते हैं थोड़ी सी चर्चा। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। अब पृथ्वीराज चौहान की हार का जो प्रमुख कारण है किसको माना जाता है? जयचंद्र को माना जाता है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं ऐसा कि जयचंद्र ने सहायता नहीं की। अरे भाई ये बताओ कि जयचंद्र सहायता क्यों करें? जयचंद्र कोई उनके परम मित्र तो थे नहीं, दोनों में आपस में बड़ी शत्रुता थी। उस शत्रुता का जो कारण था वो दिल्ली की सत्ता थी। तो जयचंद्र तो चाहते ही थे कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली से हटे, हमारा दिल्ली पे कब्जा हो, तो वो सहायता क्यों करती? तो ये तो बिल्कुल गलत है ना, जो लॉजिक दे रहे हैं कुछ लोग, तो ये बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं कि गद्दार और देशद्रोही इनको मानते हैं, ये कहाँ लिखा है भाई? कौन से ग्रंथ में लिखा है? मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। ये कॉमन सा सवाल है सब लोगों के लिए। जयचंद्र को गद्दार और देशद्रोही कौन से ग्रंथ में लिखा है? पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो एक बार ग्रंथ पढ़ लेना, मैंने पढ़ा है ना। उसमें गद्दारों के नाम जो लिखे हैं, प्रताप सिंह जैन, धर्मायन कायस्थ, माधव भट्ट, नित्यानंद खत्री, इनके नाम लिखे हैं। और ये पृथ्वीराज चौहान के ही दरबार में रहते थे, सबके सब पृथ्वीराज चौहान के ही यहाँ काम करते थे, उन्हीं का खाते थे, और इन्होंने ही सारा का सारा पूरा भेद मोहम्मद गौरी को बताया था। ये स्पष्ट रूप से पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है, लेकिन इनको कोई यहाँ पे गद्दार नहीं कहेगा। यहाँ पे जयचंद्र को, जिसके बारे में भाई कुछ भी नहीं लिखा हुआ है पृथ्वीराज रासो में, ऐसा के गद्दार थे, ये फलाना थे, शत्रुता का कारण संयोगिता हरण लिखा हुआ है, ये तो मैं भी मानता हूं क्योंकि मैंने ये पढ़ा है, लेकिन गद्दार इस तरह का कुछ नहीं लिखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि देखो, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ आजकल तो बहुत सारे लोगों ने इसकी कॉपियां अपने अपने तरीके से बना के लिख डाली हैं। उदयपुर संस्करण जो है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें इन सबके नाम आपको मिलेंगे, आप पढ़ लेना, मैंने पढ़ा है इसीलिए मैं बोल रहा हूं। तो यहां पर देखो, इनको जयचंद को गद्दार कहना मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक अफवाह है जो कि लोगों ने दिमाग में भर रखी है कि जयचंद गद्दार थे। ऐसा कहीं भी वो किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है कि जयचंद गद्दार थे। 1194 ईस्वी में हुए चंदावर युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को मार डाला था और राजधानी में खूब लूटपाट मचाई थी। मैं आपको बता दूं कि चंदावर उत्तर प्रदेश के एटा और इटावा के मध्य के क्षेत्र में है, तो उसी को चंदावर कहा जाता है। और चंदावर में ही युद्ध हुआ था 1194 में, जो कि मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के मध्य में हुआ था।
देखो, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जयचंद्र ने ही मोहम्मद गौरी को भारत पे आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। देखिए, मैं ये बात आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों के अंदर ऐसी सोच है वो मेरे हिसाब से सिर्फ कहानियों पर विश्वास करने वाले लोग हैं, क्योंकि ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा गया है। ये सिर्फ एक अफवाह है जो कि जबरदस्ती लोगों के द्वारा फैलाई गई है। हसन निजाम, जिन्होंने चंदावर युद्ध का वर्णन अपने लेखों में किया है, हसन निजाम अपने लेखों में लिखते हैं कि मोहम्मद गौरी ने अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए उस समय के जितने ताकतवर राजा थे उन सबको पराजित किया था और उनमें जयचंद्र भी शामिल थे। जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के मध्य में कोई मित्रता नहीं थी और ना ही जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था। लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में एक चीज है जो बिल्कुल फिट है, वो क्या है? अफवाह। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में 3 तरह का इतिहास है। पहला NCERT का, दूसरा मान्यताओं का इतिहास, तीसरा धार्मिक इतिहास। अब लोग कौन से इतिहास पर ज्यादा भरोसा करते हैं? लोग मान्यताओं वाले इतिहास पे ज्यादा भरोसा करते हैं और उसको ऐसा मानते हैं कि यही सच है, बाकी सारा इतिहास झूठ है। जयचंद्र मोहम्मद गौरी के मध्य में कोई मित्रता नहीं थी। मोहम्मद गौरी ने अपना शासन स्थापित करने के लिए 1194 में चंदावर युद्ध में जयचंद्र को हराया था और अंत में मार डाला था। जयचंद्र की मृत्यु के बाद उनका पुत्र हरिचंद्र कन्नौज का राजा बना, जिसका उल्लेख 1198 ईस्वी के जौनपुर लेख में किया गया है। आपको ये याद रखना है कि जयचंद्र की मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र था हरिचंद्र कन्नौज का राजा बना था और उसका एक लेख है 1198 ईस्वी का, जिसे जौनपुर लेख के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था। हरिचंद्र के बाद अकड़मल्ल राजा हुए। अकड़मल्ल के बाद राजा हुए कि नहीं हुए इसके बारे में इतिहासकार कुछ लिखते नहीं है और अंत में लिखते हैं 12वीं शताब्दी के अंत में कन्नौज को तुर्की साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। कुछ इतिहासकार लिखते हैं अकड़मल्ल के बाद जो गढ़वाल वंश के राजा थे वो मध्य प्रदेश के इलाके में भाग गए थे, वहीं पे अपना वो जीवन व्यतीत करने लगे थे। कुछ इतिहासकार इस तरह की कहानी लिखते हैं। तो अब यहाँ पे जितना मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। तो वीडियो एक बार समझ में ना आया हो तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो।